सभी साथियों का एग्रीएंस क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपन पढ़ रहे थे 12th एग्रीकल्चर का सेकंड चैप्टर। अब जब अपन ने जैव उर्वरक पढ़े, पहले पढ़ा जैव उर्वरक क्या होता है, यानी ऐसे जीवाणु, चाहे वे बैक्टीरिया हो सकते, ऐसे सूक्ष्म जीव जो जीवाणु हो सकते हैं, फफूंद हो सकते हैं, एक्टिनोमाइसीटीज होते हैं, जिनका उपयोग था पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराना, जैसे राइजोबियम, जैसे एजोटोबैक्टरम, जैसे नीलहरित शैवाल, जैसे एजोला, जैसे माइकोराइजा, ये सब इसकी श्रेणी में आते थे। तो अपन ने अलग अलग वर्गीकरण पढ़ा। फिर नाइट्रोजन वाले कौन से हैं, फास्फोरस वाले कौन से हैं, पोटेशियम को विलयकारी कौन से हैं, जिंक के लिए कौन से हैं, पादप वर्धी के लिए कौन से हैं। अब जो मेनली जो है उनका वापस डिटेल में पढ़ते हैं कि शुरू से कि पहले तो बेसिकली वर्गीकरण पढ़ लिया, अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले अपन ने पढ़े थे, लेकिन कौन कौन से जीवाणु उनके एक एक के बारे में स्पेशली पढ़ते हैं। जैसे पहला नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का आपको नाम से समझ रहे हो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु क्या करते थे, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों की जड़ों में स्थिर करते थे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं राइजोबियम। राइजोबियम क्या है, ये एक जीवाणु, आपको पता है क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, ये एक जीवाणु है। क्या है, एक बैक्टीरिया, फफूंद नहीं है, क्या है कि बैक्टीरिया, पहला पॉइंट। दूसरा, दलहनी फसलों की जड़ों पर पाई जाने वाले ग्रंथियों में रहता है। ये लाइन 100% श्योर नहीं है, इसका रीजन ये है, हाँ दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है, ये बात सही है, लेकिन क्या दलहनी के अलावा नहीं पाया जाता है, पाया जाता है। जैसे कि मूंगफली की फसल दलहनी नहीं है, तिलहनी है, लेकिन उसमें पाया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि लेग्यूमिनेसी फसलों की जड़ों में भी ये जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, ये राइजोबियम क्या कर रहा है, एक जीवाणु है, जैसा कि नाम से लग रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों की जड़ों में स्थिर करता है। अब इसके अलग अलग प्रजातियां होती है जो अपन आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर भी एक तरह का नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, लेकिन ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब राइजोबियम सहजीवी में था, जबकि यह स्वतंत्र रूप से मृदा में रहता है। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है अपन को, ये कौन से पोषक तत्व देते हैं, तो अपन पढ़ रहे हैं एजोटोबैक्टर, एजोस्पेरलम, ये राइजोबियम सब क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों की जड़ों में स्थिरीकरण करते हैं। दूसरा, ये जीवाणु है, एक बैक्टीरिया है, वो जीवाणु है, एक फफूंद है, तो ये एक तरह के जीवाणु है ये। तीसरा, कौन सी फसलों में, जैसे राइजोबियम का एक सटके में याद कर लिया, अलग अलग प्रजातियां दलहनी लेग्यूमिनेसी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। अब ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, एजोटोबैक्टर किन फसलों में काम लेते हैं, एजोस्पेरलम किन में काम लेते हैं। तो ध्यान रखना, गेहूं, जौ, मक्का वो सब्जियों में लेते हैं एजोटोबैक्टर, जबकि चावल, ज्वार, गन्ना, बाजरा में कौन सा लेते हैं, एजोस्पेरलम का हम लेते हैं। अब जैसा कि अपने नाइट्रोजन पढ़ा था ना पहले, अभी की दलहनी फसलों में लेते हैं, लेकिन राइजोबियम पढ़ा था जो दलहनी फसलों की जड़ों में काम लेते हैं, लेकिन प्रत्येक फसल के लिए अलग अलग प्रजाति लेते हैं राइजोबियम की। ये भी जेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे राइजोबियम की रिचका, मेथी, सेंजी में कौन से लेते हैं, तो राइजोबियम मेलिलोटी। मटर मसूर में कौन सा राइजोबियम लेते हैं, राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम। राजमा, सेम, मोट में राइजोबियम फेजियोली। बरसी में राइजोबियम ट्राइफोली। तिरुपतिया घास जो लोटस स्पीसीज होती है उसमें राइजोबियम लोटी। सोयाबीन जो ग्लाइसिन मैक्स होती है उसमें राइजोबियम ब्रेडी। कुछ ब्रेडी राइजोबियम भी होते हैं जो धीमी वृद्धि वाले होते हैं, जैसे सोयाबीन में काम लेते हैं ब्रेडी राइजोबियम जेपोनिकम या ब्रेडी राइजोबियम एल्कोनी, ये दोनों एग्जाम्पल याद कर लो। ठीक है, एजोस्पेरलियम होते हैं, उसकी भी एक प्रजाति का उदाहरण है एजोराइजम कैलिनोडिस, जो डेंचा में काम में लेते हैं। अब जो नाइट्रोजन वाले जैव उर्वरक पढ़े अपने, राइजोबियम पढ़ा, एजोटोबैक्टर पढ़ा, एजोस्पेरलम, इनको फसलों में प्रयोग लेते कैसे हैं ना, उपयोग तो पढ़ लिया, लेकिन प्रैक्टिकली इनका उपयोग फसलों में कैसे लेते हो, वो अलग अलग तरीके हैं। पहला, बीज उपचार के रूप में। बीज उपचार में कोई सा भी जैव उर्वरक हो, चाहे राइजोबियम हो, चाहे एजोटोबैक्टर हो, चाहे एजोस्पेरलम हो, यहां तक कि मैं तो कह रहा हूं किसी भी फास्फोरस वाला जैव उर्वरक हो, चाहे फास्फोरस गोलक जीवाणु हो, फास्फोरस गोलक फफूंद हो, या कोई सा भी हो, उनके प्रयोग लेने का तरीका एक ही होता है। बीज, पहला बीज उपचार, फिर भूमि उपचार, अलग अलग पड़ते हैं। तो बीज उपचार में कैसे प्रयोग लेते हैं, सामान्यतः 10 से 12 किलो बीज को उपचारित करने के लिए एक पैकेट का मतलब होता है 200 ग्राम कल्चर, कोई भी जीवाणु की फफूंद की, पर्याप्त होती है। इसके लिए क्या करते हैं, आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ को घोलते हैं। आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ लिया, उसको उबालो, उबालने के बाद वो गुड़ ठंडा हो जाता है, ऐसा नहीं गर्मा गर्म में डाल दो, क्योंकि ये जीवाणु होते हैं, गर्मा गर्म में डाला तो जीवाणु मर जाएंगे।
तो 50 ग्राम गुड़ को आधा लीटर पानी में लेकर गर्म कर लो, फिर उस गुड़ को ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद 200 ग्राम जीवाणु इसमें डाल देते हैं। 200 ग्राम जीवाणु डाल दिया उस घोल में, फिर क्या करता है, जैसे 10 से 12 किलो बीज है उसको बिछा लिया, उसके ऊपर इसको छिड़क दिया, अच्छी तरह से मिला दिया और छाया में इसको सुखा दिया, और ये हो गया बीज उपचार। पौध उपचार, यानी पौध मतलब जैसे नर्सरी में पौध उगाते हैं उसका कैसे उपचार करते हैं, पौध उपचार भी एक अच्छा तरीका है। इसके लिए क्या करते हैं, 4 किलोग्राम जैव उर्वरक, कोई भी जैव उर्वरक जिसका प्रयोग लेना, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पर्मम, पीएसबी, पीएसएफ, पीएसए, कोई सा का भी, तो 4 किलोग्राम जैव उर्वरक का 20 से 25 लीटर पानी में घोल बनाते हैं। क्या करते हैं, 20 से 25 लीटर पानी में घोल बनाते हैं। अब जिस किसी भी पौध को उपजाना हो उस घोल के अंदर 20 से 25 मिनट तक उसको रखो, फिर खेत में बुआई करो। ये आपका हो गया पौध उपचार। अब मर्दा उपचार, बीज उपचार समझ लिया, पौध उपचार समझ लिया, मर्दा को सीधा कैसे उपचारित करते हैं, मर्दा में सीधा मिलाना हो तो कैसे मिलाते हैं, तो 50 किलोग्राम मिट्टी या मान लो कंपोस्ट खाद या गोबर की खाद लेते हैं, उसमें 5 किलोग्राम कल्चर को लिया और अच्छे से मिलाया और 1 हेक्टेयर में उसको छिड़क देते हैं और उसके बाद फसल की बुआई करते हैं। कंद उपचार, जैसे आलू, ये टमाटर, सॉरी इसमें प्याज वगैरह में कंद होते हैं ट्यूबर, उनका उपचार कैसे करते हैं, तो उसके लिए 40 से 50 लीटर पानी का घोल लो और उसमें 1 किलोग्राम कल्चर लेते हो और उसको उस घोल बना लिया, उसमें किसी भी कंद को 10 मिनट तक रख के फिर फसल की बुआई करनी चाहिए, जैसे आलू में, लहसुन में, इन आदि में काम में लेते हैं। अब नाइट्रोजन वाले जैव उर्वरकों में एक होता है नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, पानी के ऊपर काई तैरती हुई देखी होगी, यह एक तरह की एल्गी होती है। क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी को दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया, ये भी पूछा जाता है, क्या नाम है दूसरा, साइनोबैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, ये सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर पौधों को उपलब्ध कराती है। तो वैसे सभी नाइट्रोजन वाले जैव उर्वरक होते हैं, उनका सबका एक ही काम है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों को उपलब्ध कराते हैं, तो ये कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। ये एक तरह की, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको एक तरह का शैवाल, इसको क्या साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। और ऐसी कोई भी नील हरित शैवाल जिसमें एक संरचना पाई जाती है हेट्रोसिस्ट, वही नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सक्षम होती है। कितना नाइट्रोजन देती है, ये एक शैवाल 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर पौधों को उपलब्ध कराती है। और किस में प्रयोग लेंगे, जिन फसलों में पानी भरा होगा, क्योंकि नील कहाँ आएगी, जब पानी भरा होता है, जैसे धान की फसल। इसकी कुछ प्रजातियां हैं, जैसे एनाबिना नोस्टोक, साइनोक्टोनिया, साइटोनिया, आसिलेटोरिया, ये सब आपके बुक में एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। अब नील हरित शैवाल का उत्पादन कैसे करते हैं, इसका एक तरीका है। इसके उत्पादन के लिए एक गड्ढा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक गड्ढा। उस गड्ढे में क्या होता है, पॉलीथीन बिछा देते हैं, कच्चा गड्ढा नहीं रखते, उसमें पॉलीथीन बिछा देते हैं, या 6x3x9 जो आकार की गैल्वेनाइज्ड लोहे की चद्दर की ट्रे, या तो पॉलीथीन बिछा लो या चद्दर की ट्रे बना लो, क्या लेते हो, इसका कोई बड़ा आकार नहीं, कुछ भी ले सकते, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। इस आकार के गड्ढे में पॉलीथीन बिछाने के बाद 10 किलोग्राम बुरबुरी मिट्टी, जो आपने गड्ढा बनाया, पॉलीथीन बिछाई या लोहे की चद्दर काम में ली, उसमें आपको बुरबुरी मिट्टी डालनी है। 10 किलो, कितनी है, 10 किलो बुरबुरी मिट्टी तथा 200 ग्राम सुपर फास्फेट डालना है। फिर उसके बाद 6 इंच पानी भर देते हैं। क्या करते हैं, 6 इंच पानी भर देते हैं। जब मिट्टी पेंदे में बैठ जाती है, धीरे धीरे मिट्टी को थोड़ा पेंदे में बैठने में टाइम लगता है, तो नील हरित शैवाल के कल्चर का 250 ग्राम लकड़ी के बुरादे के साथ मिलाकर 100 ग्राम प्रति गड्ढे के हिसाब से उपचारित करते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं 100 ग्राम प्रति गड्ढे के हिसाब से। यदि गड्ढे में हरी काई दिखाई दे तो 0.05% कॉपर सल्फेट के घोल का छिड़काव करना चाहिए। 10-15 दिनों के बाद गड्ढे के ऊपर काई की एक मोटी परत जम जाती है, वो ब्लू ग्रीन नील हरित शैवाल की। इस काई को या तो एकत्रित कर लेते हैं या गड्ढे का पानी पूर्ण रूप से सूखने देते हैं और नील हरित काई को सूखी पपड़ी के रूप में पॉलीथीन की थैलियों में ऊपर भर लेते हैं। तो करना कुछ नहीं है, गड्ढा है, उसमें पॉलीथीन डाली और उसमें ये बुरबुरी मिट्टी डाल के 100 ग्राम प्रति गड्ढे के हिसाब से डाल के, और ये कुछ दिनों बाद तैयार हो जाती है, उसको हटा लेते हैं या सूखने के बाद काई को हटा लेते हैं। कोई सिंपल सी है। अब इसको बना ली, इसको प्रयोग कैसे लेते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। इसका प्रयोग धान की रोपाई, क्योंकि धान में पानी भरा हुआ होता है, के 7 दिन बाद करते हैं। जिस खेत में इसका प्रयोग करते हैं उसमें पानी इस तरह 8 से 10 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि काई है तो पानी में ही रहेगी।
खेत में कितनी काम में लेते हैं, तो 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका प्रयोग करते हैं। और हमेशा कल्चर ये डाली उसके 4-5 दिन तक पानी भरा हुआ रहना चाहिए। एक होता है एजोला। एजोला वैसे एक फर्न है जो पानी में तैरता रहता है। एजोला पानी में तैरने वाली एक प्रकार की फर्न है। इसकी पंखुड़ियों में उपस्थित नीली हरी काई एनाबिना के साथ के साथ सहज जीवन द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगीकरण करती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। सभी नाइट्रोजन वाले जैव ऊर्वरक करते हैं। कितना नाइट्रोजन उपलब्ध कराती है? 40 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक देती है। वैसे 3 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं, जैसे एजोला पिनोटा पाई जाती है, लेकिन इसकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता कम होने के कारण धान की फसल में एजोला माइक्रोफिला तथा एजोला केरोलियाना का उपयोग किया जाता है। कौन कौन सी प्रजातियां, जैसे एजोला पिनोटा है, एजोला माइक्रोफिला है, एजोला केरोलियाना है, इनका उपयोग किया जाता है। एक जो एजोला होती है प्रतिदिन में 0 से 1.5 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर दे सकती है, यानी 20 से 25 दिन के पीरियड में 20 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन इससे प्राप्त होती है। अब जैसे नीलहरी शैवाल बनाते हैं, वैसे एजोला कैसे बनाते हैं, इसका भी एक तरीका है। अच्छी तरह तैयार खेत में 5 मीटर गुणा 2 मीटर आकार की क्यारियां बनाते हैं। 5 गुणा 2 मीटर की आपने क्या बनाई? क्यारी बनाई। इसमें 5 से 10 सेंटीमीटर पानी भर देते हैं। कितना करते हैं? उससे 5 से 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उसमें पानी भरते हैं। उसके बाद आधा से 1.5 टन प्रति हेक्टर, आधा से 1.5 टन प्रति हेक्टर यानी 50 से 100 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से ताजा स्वस्थ एजोला क्यारियों में डाल देते हैं। क्यारियों में एजोला डाल दिया। 15 से 20 दिन बाद एजोला की मोटी तह बन जाती है। उसके बाद उसका एक भाग बांस की सहायता से निकाल लेते हैं और शेष भाग को फिर बढ़ने देते हैं ताकि वो और ग्रोथ करे। 100 वर्ग मीटर क्षेत्र से प्रति सप्ताह 10 किलोग्राम एजोला अपन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वैसे एजोला की अच्छी पैदावार के लिए 5 से 8 किलोग्राम सुपर फास्फेट प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए।